हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के पाठ्य पुस्तक अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट अध्याय को, जिसमें हम इस अध्याय की एक विस्तृत चर्चा जो है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय का जो नाम है अब बदल चुका है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के नाम से जाना जाता है। तो इस अध्याय में हम विभिन्न उपविषयों की चर्चा करेंगे। उनका एक रिकैप आपको मैं बता देता हूं। तो वह उपविषय हैं आपातकाल की पृष्ठभूमि, यानी आपातकाल जो लगाया गया वह किस परिस्थितियों में लगाया गया, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, उससे पहले की क्या दशाएं थी, देश में क्या हालात थे कि आपातकाल की स्थिति आन पड़ी थी। उसके बाद हम आर्थिक संदर्भ में इस बात को देखेंगे कि आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी और गुजरात और बिहार के जो आंदोलन हुए उन्होंने किस तरह देश की राजनीति को और आपातकाल लाने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को निभाया। नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल और बिहार के इलाकों में जो उभरे और इनसे जुड़ी जो संगठन थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और न्यायपालिका से किस तरह सरकार का जो संघर्ष था वह आरंभ हुआ और न्यायपालिका किस तरह विवादित कटघरे में खड़ी हुई उसको हम जानेंगे। और 1974 की रेल हड़तालों के बारे में, आपातकाल की घोषणा और उसके बाद के जो परिणाम हुए और संकट और सरकार का फैसला, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपातकाल के संदर्भ में जो विवाद उभरे कि यह सही था या गलत, इसको हम जानेंगे। और उसके बाद शाह जांच आयोग को भी हम पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि जो आपातकाल को लेकर बहसें हैं वह क्या हैं, कि आपातकाल में क्या क्या हुआ और क्या सही था क्या गलत। और फिर हम जानेंगे कि आपातकाल से क्या सबक सीखा जा सकता है, आपातकाल के बाद की राजनीति किस तरह से बदलती है और उस बदली राजनीति को हम समझने का प्रयास करेंगे। लोकसभा के चुनाव जो 1977 में हुए आपातकाल के बाद और उसके परिणामों की चर्चा हम करेंगे। और फिर जनता सरकार का पहली बार सत्ता में आना और किस तरह सत्ता को सही ढंग से ना चला पाने में विफलता का क्या कारण था उसको हम जानेंगे। और फिर बाद में हम विरासत, लोकतंत्र की विरासत के रूप में इस अध्याय का पूरा सार और सारांश समझने का प्रयास करेंगे। तो यह पूरे हमारे अध्याय की पृष्ठभूमि रही। तो अब आइए लाइन टू लाइन अपने एनसीईआरटी को हम रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय में क्या हम जानेंगे, क्या पढ़ेंगे, आइए एनसीईआरटी की ज़बान से हम जान लेते हैं। हम देख चुके हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस को नव जीवन मिला, लेकिन इस पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं रही। कांग्रेस पार्टी अब बदल चुकी थी और 1973 से 1975 के बीच घटी घटनाओं से यह अंतर और भी ज़्यादा स्पष्ट हो चुका था। जैसा कि हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किस तरह जो 1971 के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस रिक्विजनिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस रिक्विजनिस्ट के नाम से जानी जाती थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, लेकिन यह एक बदली हुई कांग्रेस थी। इसकी एक नई विचारधारा और नए संगठनात्मक ढांचा इसका था। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि 1973 से 75 के बीच घटी घटनाएं जो भी थी वह अंतर और ज़्यादा स्पष्ट कर देती हैं कि किस तरह जो कांग्रेस है यह नई कांग्रेस है। इन घटनाओं से भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और संविधान निर्देशित संस्थानिक संतुलन को नई चुनौतियों ने घेर लिया। 1973 से 75 के बीच आए बदलावों की परिणति देश में आपातकाल लागू करने के रूप में हुई थी। यानी जो 1973 से 75 के बीच में जो संकट आया देश में, जो राजनीतिक बदलाव हुए और संकट आया, उसने आपातकाल का स्वरूप धारण किया। 1975 के जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और आमतौर पर आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा की तस्वीर कौंधती है। लेकिन हैरानी की बात है कि देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनज़र यह आपातकाल की घोषणा कर दी गई। उसी अंदाज में इसका खात्मा भी हो गया जिस नाटकीय अंदाज में इसको लागू किया गया था।
आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। तो आपातकाल का जो स्वरूप था, इसको जाहिर तौर पे जनता ने नापसंद किया, जिसका परिणाम हुआ कि पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और 1977 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त, हार का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में हम अपना ध्यान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के इसी निर्णायक दौर पर केंद्रित करेंगे कि किस तरह से आपातकाल ने एक भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा दी। हम ऐसे सवालों से गुजरेंगे जो विवादास्पद बने रहें और बने रहेंगे, जिनका जवाब हम हमेशा तलाशने का प्रयास करते रहेंगे। जैसे कि आपातकाल क्यों लागू किया गया, इसका जवाब हम इस अध्याय में ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्या इसकी ज़रूरत थी? आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या था? दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल के क्या परिणाम हुए और आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। यह पूरा अध्याय का और पूरे इस लेसन का जो हमारा एक ब्रीफ था, हमने इसमें जाना। इस ब्लैक पैरे में हम देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 27 जून 1975 के नई दुनिया अखबार का संपादकीय भी बाकी दिनों की ही तरह बदसूरत मौजूद था। बस अंतर था कि संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी गई थी। संपादकीय को आपातकाल अधिकारों के अंतर्गत सेंसर कर दिया गया था और कई अन्य अखबारों में भी जगह रिक्त स्थान छोड़े जाते थे। कई दफ़े ऐसा आपातकाल के प्रति विरोध जताने के लिए भी किया जाता था और बाद में खाली जगह छोड़ने पर भी सरकार ने पाबंदी लगा दी। यानी कि इसमें बताया गया है कि आपातकाल 25 जून को लगा, उसके 2 दिन बाद ही नई दुनिया अखबार ने जब अपनी पत्रिका निकाली तो उसमें रोज़ाना की तरह खबरें और निरस खबरें हुआ करती थी। लेकिन एक ख़ास बात जो इसमें थी वह क्या थी कि संपादकीय जो अंश था अखबार का, उसमें संपादकीय छपा नहीं था, बल्कि उस संपादकीय के स्थान को रिक्त खाली छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि सरकार ने सेंसर यानी कि आपातकाल के दौरान किसी भी अखबार को अपनी मनमर्जी से कुछ भी छापने की इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि कुछ भी छापने से पहले सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो फिर अखबार क्या करते थे, जिस खबरों को छापने से सरकार मना करती थी उस खबरें के स्थान को ही खाली छोड़ दिया करते थे। जिस तरह से एक विरोध का स्वरूप यह भी सामने निकल कर आया और सरकार ने इस विरोध को भी बंद करने का प्रयास का निर्णय लिया और इसको खाली स्थान छोड़ने की इस व्यवस्था को भी ख़त्म कर दिया, जिसे किसी भी तरह के विरोध का प्रतीक भी सरकार ख़त्म कर देना चाहती थी। आइए अब देखते हैं कि आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या रही, कि आपातकाल जो लगा इसको लगाने के क्या कारण रहे, क्या पृष्ठभूमि रही, आखिरकार ऐसी क्या वजहें या वजहों के साथ यह आपातकाल लगाया गया, किन बातों ने आपातकाल को प्रभावित किया और इसको लगाने के लिए सरकार को बेबस किया। तो 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं और इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि इस अध्याय में हम प्रमुख जो हमारा 5वां आम लोकसभा का चुनाव हुआ 1971 का, उसके बाद की सभी घटनाओं को हम अध्ययन करेंगे। तो 1967 के बाद फिर किस तरह इंदिरा गांधी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिर बाद में 1971 में जब चुनाव हुए तो वह एक प्रचंड बहुमत के साथ सामने आई, तो उसके साथ ही उनको साथ कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। उन समस्याओं से ही यह उपजी आपातकाल की परिस्थिति का अध्ययन हम करेंगे। अब इस दौरान क्या हुआ कि दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा और तीखी हो गई और ध्रुवीकृत हो चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आ रहे थे। क्यों? क्योंकि सरकार क्या है, ज़्यादा उदार निर्णय और योजनाएं चलाना चाहती थी। गरीबों के हक की और भूमिदान
भूमि अधिग्रहण, संपत्ति जैसे अधिकार जो मूल अधिकारों के अंदर आते थे उन पर कानून बनाना चाहती थी, जिसकी इजाज़त न्यायपालिका से ना मिलने पर सरकार से क्या है टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना और कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। अब सरकार ऐसा मानती थी कि संसद ही सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि संसद को जनता ने चुनकर भेजा है और जो लोग सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वह क्या है जनता के लिए काम करने के बीच में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थिति यानी कि जैसा है वैसा ही सब कुछ बनाए रखना चाहती है, कुछ बदलाव नहीं चाहती है। यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़ा अटका रही है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस को ऐसा लगता था उस दौर में। तो कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो कांग्रेस के विपक्षी दल थे, जो विपक्षी नेता थे, उन्हें लग रहा था कि जो सरकारी निकाय हैं, जो स्वतंत्र निकाय हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, अन्य संवैधानिक संस्थाएं, उनको सरकार क्या है एक अपना निजी प्राधिकार, निजी संस्था मानकर काम करवा रही है, ना कि संवैधानिक तौर तरीकों से। तो कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे। अब जो कांग्रेस टूट गई थी, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर में, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, तो इस टूट के कारण क्या है इंदिरा गांधी और उनके विपक्षियों और विरोधियों के बीच और भी गहरे क्या हैं मनमुटाव उत्पन्न हो गए थे। हम देखते हैं कि आर्थिक संदर्भ यानी कि आर्थिक कारण कौन से थे आपातकाल की स्थितियों के लिए। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जैसा कि हम सबको पता है, गरीबी हटाओ के नारे पर इंदिरा गांधी ने यह प्रचंड बहुमत हासिल किया था। बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी क्या है देश की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही, कोई भी बदलाव नहीं आया। और बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ पड़ा। अब 1971 में हमें बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा जो आर्थिक भार है वह और बढ़ गया। अब लगभग 80 लाख लोग क्या हैं पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में घुसकर आ गए और वह भारत में रहने लगे। उनके रहन सहन और खान पान का अतिरिक्त बोझ जो है हम पर पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा हमें, और युद्ध में जो सैन्य खर्चे हुए उसको हमें झेलना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भी भारत को हर तरह की जो भी सहायता देना बंद कर दिया, और इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई थी। और इस अवधि में इस समय तेल की कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। कच्चे तेल की कीमत, जो पेट्रोलियम तेल होता है, इससे क्या हुआ कि विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ने लगी। और 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। जैसा कि आज हम देखते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो किस तरह बाज़ार में महंगाई आ जाती है, हर वस्तु का दाम बढ़ जाता है। उसी तरह उस समय भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या हैं बढ़ रही थी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। तो भारत को भी यह महंगे दामों पर उपलब्ध हो पा रही थी, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ार में महंगाई की दर बढ़ रही थी। तो 1973 में यह महंगाई दर 23% की दर से बढ़ी, तो 1974 में 30% तक ये महंगाई दर बढ़ गई। तो इस महंगाई ने लोगों को और क्या है परेशानियां झेलने के लिए मजबूर किया। अब औद्योगिक विकास की इस दर बहुत कम थी। औद्योगिक जो विकास था उसकी दर बहुत धीमी थी और बेरोजगारी बढ़ रही थी।
अब ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी थी और खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया। अब जो है सरकारी कामकाज के लिए भी क्या है, पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा था सरकार के पास, जिसके लिए क्या किया, अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने लग गई सरकार। इससे सरकारी कर्मचारियों में भी बहुत असंतोष उत्पन्न हुआ, उनके अंदर भी एक गुस्सा पनपने लगा। 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा। अब 1972 और 73 का यह काल, जिसमें मानसून बरसाती जो मौसम होता है उसमें भी क्या है कमी देखने को मिली, बरसात भी नहीं हुई अच्छे से। इससे क्या हुआ, कृषि पैदावार में भारी गिरावट आई, कृषि की फसलें जो है चौपट हो गई और खाद्यान्न का उत्पादन 8% तक कम हो गया। यानी जितना हम अनाज उगाते थे उसका हमें 8% कम उगाना पड़ा उस वर्ष। तो आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल उत्पन्न हो रहा था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की थी। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। यह स्वर इस अवधि में और ज़्यादा उठने लगे, प्रबल हो उठे। अब 1960 का दशक से ही क्या है, जो छात्र होते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, वो उन्होंने भी क्या है आंदोलन आरंभ कर दिया इस महंगाई के लिए। अब संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। अब जो लोग संसद और लोकतंत्र प्रणाली में विश्वास नहीं रखते थे, उनका जो प्रभुत्व है और कहते हैं एक तरह से उनका समय है आ गया था। अब वह जनता को क्या है लुभा सकते थे अपने बातों में। जैसे कि मार्क्सवादी जो कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, वह उनका मानना है वह अलग तरह के शासन की बात करते हैं। तो लोकतंत्र को अब बुरा ठहराने और गलत साबित करने का उनके पास यह मौका था। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हथियार उठाना और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब यह समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब माओवादी के नाम से जाने जाते हैं अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। इनका मानना था कि जो क्षेत्रीय शासन है, जल, जंगल और ज़मीन, यह अधिकार क्षेत्रीय लोगों के पास होने चाहिए। इनका एक मात्र अधिकार इन्हीं लोगों के पास होना चाहिए, ना कि राज्य के पास। और इनका शासन, इनके क्षेत्र में शासन इन लोगों का होना चाहिए, ऐसा कुछ इनकी मांग थी। तो इस तरह के विचारधाराओं वाले संगठन और उग्र और अलगाववादी संगठन, नक्सल वाली संगठन सक्रिय हो चुके थे। अब आइए देखते हैं कि गुजरात और बिहार में आंदोलन किस तरह से उभरे और यह आंदोलनों ने किस तरह से एक तनाव की स्थिति उत्पन्न की और आपातकाल को लागू करने के लिए सरकार को विवश या मजबूर किया। तो गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्य तेल अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत तथा उच्च पदों पर भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो जैसा कि हमने पढ़ा 1973 और 74 में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तो इन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर इन छात्र नेताओं ने क्या है आंदोलन को तेज कर दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक होने लगी थी, यानी पार्टियों का सहयोग भी इसमें शामिल हो गया और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब इस आंदोलन ने इतना प्रचंड रूप धारण कर लिया था कि पूरे गुजरात राज्य में वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा
और विपक्षी दलों ने अब राज्य में विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव करवाने की मांग को तेज कर दिया। अब कांग्रेस ओ के प्रमुख नेताओं जैसे कि मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। और मोरारजी देसाई अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं, जब इंदिरा गांधी को चुनने की बारी आई थी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, तो मोरारजी देसाई एक प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आए थे। तो वह 1967 के दौर से ही इंदिरा गांधी के प्रतिविरोधी और प्रतिद्वंदी रह चुके हैं। तो इन्होंने गुजरात के नेतृत्व किया आंदोलनों का और वहाँ पर फिर से चुनाव करवाने के लिए भूख हड़ताल तक की धमकी दे दी। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में फिर क्या हुआ, 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव करवा दिए गए और कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। 1974 के मार्च में बढ़ती हुई कीमतें और खाद्यान्न के अभाव और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। अब जिस तरह आंदोलन गुजरात में हुआ, उसी तरह का आंदोलन बिहार में भी उसी मुद्दों को लेकर होने लगा। अब आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायणन, जिसे जेपी भी कहा जाता है, को बुलाया या बुलावा भेजा। अब इन छात्र नेताओं ने क्या किया कि अपने आंदोलन को एक शीर्ष नेतृत्व प्रदान करने के लिए जयप्रकाश नारायणन को बुलावा भेजा कि आप हमारे नेतृत्व करें, आप हमारे आंदोलन को नेतृत्व दें। जेपी ने तब तक राजनीति को छोड़ दिया था, वह राजनीति की अहम भूमिका में नहीं थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे वह। तो छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जब उनको भेजा तो उन्होंने कहा कुछ शर्तों के साथ वह इस आंदोलन को नेतृत्व देंगे। वह शर्तें क्या थी कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, यानी कि इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का उग्र आंदोलन, मारकाट और पत्थरबाजी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक यह आंदोलन होना चाहिए। और तो और यह आंदोलन सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, यह आंदोलन पूरे देश में फैलना चाहिए। इस शर्तों पर मैं आपका साथ दूंगा, आपके नेतृत्व करूंगा। तो इस प्रकार छात्र आंदोलन ने क्या हुआ कि एक राजनीतिक चरित्र भी ग्रहण कर लिया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई और जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब कांग्रेस के विरोध आंदोलन से आ जुड़े। अब जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। अब उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जो है हर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलू को लेकर होगा, ताकि उन्हें शब्दों में सच्चे लोकतंत्र, ताकि जो उनके अर्थों में, उनके शब्दों में सच्चे लोकतंत्र है, उसकी स्थापना की जा सके। अब बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराबंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा था। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इन सब के बीच जो सरकार थी वह इस्तीफा देने से सख्त मना कर दिया उसने। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। इसलिए तो उन्होंने शर्त रखी थी कि यह बिहार तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे देश में फैलेगा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी और इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज के ठप होने की आशंका जो है जताई जाने लगी थी। उन्नीस 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया और देश की राजनीति में अब तक इतनी बड़ी रैली कहीं भी नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ और भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी और गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन भी मिलने लगा था। यानी कि जो आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने बिहार के छात्र नेताओं को नेतृत्व देने के लिए शुरू किया था, उस आंदोलन में अब विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे वह भारतीय जनसंघ हो, कांग्रेस ओ हो या भारतीय लोकदल हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, गैर कांग्रेसी दल हो, इन सब ने अपना साथ दिया और उस आंदोलन से आ जुड़े। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। यानी कि जो अब तक इंदिरा गांधी का कौन विकल्प होगा, इंदिरा गांधी के विरुद्ध कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, अब इन सबको क्या है, जेपी का एक चेहरा नज़र आ रहा था। बहरहाल जेपी के विचारों
और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोध की जो रणनीति थी, इसकी आलोचना भी मुखर हुई। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलनों में कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। अब जो आंदोलन था यह कहीं ना कहीं एक विरोध, इस आंदोलन के विरोधी जो इसको कहते थे कि यह आंदोलन जनता के भलाई के लिए नहीं है, असल मुद्दों को लेकर नहीं है, बल्कि यह केवल और केवल कांग्रेस के विरोध को लेकर है, यह केवल और केवल इंदिरा गांधी के विरोध को लेकर है। यह आंदोलन जनता का आंदोलन नहीं है, ऐसा इस आंदोलन के जो आलोचक हैं उनका कहना था। अब कहा गया कि यह आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ था। अब इंदिरा गांधी का मानना था कि यह आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है। अब आइए देखते हैं कि नक्सलवादी आंदोलन क्या था। तो पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवादी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह की शुरुआती अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कैडर के लोग कर रहे थे। नक्सलवादी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना गया और 1969 में नक्सलवादी CPIM से अलग हो गए और इन्होंने CPI मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम से एक नई पार्टी चारू मजूमदार के नेतृत्व में बनाई। और इस पार्टी की दलील थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है और इस पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। पश्चिम बंगाल का एक गांव था जिसे का नाम था नक्सलबाड़ी। इस नक्सलबाड़ी से क्या हुआ, इस तरह के आंदोलन की शुरुआत हुई 1967 में और जिस आंदोलन को फिर बाद में नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जाना गया। और यह आंदोलन क्या था, लोकतंत्र और सरकार के खिलाफ था। इस आंदोलन के नेताओं और संगठन का मानना था कि जो आंदोलन का यह तरीका है यह देश को और देश की जनता के भलाई के लिए नहीं है, बल्कि यह छलावा है। असल मायनों में हम आज भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं और ये इस लोकतंत्र के माध्यम से लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। इस आंदोलन के नेताओं का ऐसा विचार होता था। इस वजह से यह क्या है, सरकार के खिलाफ या सरकार की एजेंसियों, पुलिस, सेना और अधिकारियों के साथ क्या है, इनकी अनबन होती थी और इन लोगों की हत्याएं भी कर दी जाती थी इनके द्वारा। तो नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूस्वामियों के बलपूर्वक जमीन छीनकर इन्होंने क्या किया, गरीबों में भूमि को बांट दिया और भूमिहीन लोगों को दे दी। तो इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसक साधनों का भी प्रयोग करते थे। यह काट मार जैसे मुद्दों साधनों का भी उपयोग कर लेते थे। यह क्या, अमीरों से पैसा लूटते थे, ज़मीन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, कुछ इस तरह का काम करते थे। तो इनके पक्ष में दलील देते हैं कि इस वक्त कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकार ने निरोध, नज़रबंदी समेत कई कड़े कदम उठाए। इनको रोकने के लिए क्या है, उसमें कांग्रेस में की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, जिसको लेकर नज़रबंदी समेत कई बड़े बड़े कठोर कानून भी बनाए गए, लेकिन नक्सलवादी जो आंदोलन रुक न सका। बाद के सालों में ये देश के अन्य इलाकों में भी फैलने लगा और नक्सलवादी लोग आंदोलन अब कई दलों और संगठनों में बढ़ चुका था। इन दलों में से कुछ जैसे CPI ML लिबरेशन खुली लोकतांत्रिक राजनीति में भागीदारी करते थे। अब कुछ ऐसे भी नक्सलवादी संगठन थे जैसे कि CPI ML लिबरेशन, यह क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करने के लिए आए थे। यह अब हिंसक तरीकों को छोड़ अहिंसा और लोकतंत्र के माध्यम से अपनी बातों और अपने विचार को आगे रखना चाहते थे। अब फिलहाल 9 राज्यों के लगभग 75 जिले, अब क्या है कि 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर यह आंदोलन
सक्रिय रूप में फैला है और 75 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर यह हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं, जिनमें अधिकतर बहुत ज़िले इलाके और जो आदिवासी क्षेत्र और जनसंख्या से ज़्यादातर भरे हुए हैं। यह जो आंदोलन होता है, नक्सलवादी आंदोलन, यह उन इलाकों में होता है जहाँ पर आदिवासी और जंगल, पहाड़, पर्वतीय क्षेत्र होता है। तो इन इलाकों में बटाई या पट्टे पर खेती बाड़ी करने वाले तथा छोटे किसान उपज में हिस्से और पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे अपने बुनियादी हकों से वंचित हैं, और इनके इन्हीं अधिकारों को दिलाने के लिए आंदोलन चलाया गया। जबरिया मजदूरी और बाहरी लोगों का संसाधनों का दोहन करना और सूदखोरों द्वारा शोषण भी इन इलाकों में आम बात थी। इन परिस्थितियों में नक्सलवादी आंदोलन में बढ़ोतरी हुई। इन्हीं कारणों से क्या है, इन कारणों से निपटने के लिए और इनसे इजाद पाने के लिए इस तरह नक्सलवादी आंदोलनों का उदय होता है। सरकार ने नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मानवाधिकार समूहों ने सरकार के इन कदमों की आलोचना की है और कहा है कि वह नक्सलवादियों से निपटने के क्रम में असंवैधानिक मानकों का उल्लंघन कर रही है। नक्सलवादी हिंसा और नक्सल विरोधी सरकारी कार्यवाही में हज़ारों लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। अब नक्सल विरोधी जो कार्रवाइयाँ होती हैं सरकार द्वारा, उसमें बहुत से नक्सली जो सेना होती है और नक्सल लीडर होते हैं वो मारे जाते हैं, और नक्सलियों द्वारा जो आक्रमण किए जाते हैं सरकारी कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और सेना पर, उसमें बहुत से हमारे सरकारी जो तंत्र में लगे लोग हैं उनकी भी मृत्यु होती है। तो इस तरह से दोनों तरफ क्षति होती है। इसको भला रोकने का जो प्रयास है सरकार हमेशा करती रही है, और जिसके लिए इनके विचारों को पूरा करना, यानी जो जिन विचारधारा और जिन मुद्दों को लेकर यह आंदोलन छेड़े हुए होते हैं और उनको अगर सरकार ही पूरा कर दे तो यह फिर आंदोलन क्यों करेंगे। तो इस तरह के कुछ कार्य कर रही है सरकार, डेवलपमेंट के कार्य कर रही है। आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रीय, दूरगामी, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, सरकार इनके हकों, आदिवासियों के हकों के लिए अब क्या है अधिक जोर दे रही है काम करने में, इनके विकास के लिए। जिससे क्या हुआ, इस तरह के आंदोलनों में अब कमी देखने को मिल रही है वर्तमान में। यहाँ पर हम देखते हैं चारुम मजूमदार, जो कि 1918 से 1972 तक इनका जीवन काल, ये क्या थे, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे और नक्सलवादी बगावत के एक नेता थे। जो नक्सलवादी आंदोलन था उसके एक प्रमुख नेता थे, और आज़ादी से पहले तेभागा जो आंदोलन हुआ उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई, और सीपीआई छोड़कर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवाद लेनिनवादी की स्थापना की, और कांग्रेस किसान विद्रोह के माओवादी पंथ में विश्वास रखते हैं और क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक हैं। यानी क्रांतिकारी माध्यमों, हिंसक माध्यमों से क्या है अपनी बात को मनवाने के समर्थक हैं, और इनकी क्या है पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। तो यह था नक्सलवादी आंदोलन और नक्सलवादी विचार के बारे में। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो जिन्हें जेपी भी कहा जाता है, इनका जीवन काल 1902 से 1979 तक। युवावस्था में मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक और महासचिव पद पर रहे हैं, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने नायक की भूमिका निभाई है, और नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में भी इनको देखा जाता है, और नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था इन्होंने, और 1955 के बाद सक्रिय राजनीति को इन्होंने छोड़ दिया, और गांधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और नागा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की, और कश्मीर में शांति के प्रयास किए, और चंबल के डकैतों को समर्पण कर देने के लिए इन्होंने करार कराया और उनको राजी करवाया। बिहार आंदोलन के नेता थे और आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए थे। यह ऐसे नेता थे जिन्होंने आपातकाल के सबसे ज़्यादा विरोध में अग्रणी भूमिका निभाई और नेतृत्व प्रदान किया। जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत हैं, और जनता पार्टी का गठन अगर हो पाया तो उसमें एक अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। तो यह इनके बारे में था। अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका से संघर्ष किस तरह सरकार थी जो उसका न्यायपालिका से संघर्ष शुरू हुआ,
और संघर्ष स्वरूप न्यायपालिका की जो प्रासंगिकता थी, इसकी भूमिका थी लोकतंत्र में, वह सवालिया निशान खड़ा करती है। तो न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। अब क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा कि किस तरह के जो कानून थे सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन उन कानूनों पर न्यायपालिका मंजूरी नहीं देती थी, उसे असंवैधानिक करार दे देती थी। और कई बार तो सरकार की भूमिका और सरकार के चुने जाने पर भी न्यायपालिका ने सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बारे में हमने पिछले साल पढ़ा था। इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे थे। अब 3 ऐसे सवाल थे जो न्यायपालिका के समक्ष उठ रहे थे और उनका जवाब सरकार तलाशने का प्रयास कर रही थी। अब क्या यह सवाल थे कि क्या संसद जो है मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, यानी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें काट छांट कर सकती है या नहीं सरकार? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। अब दूसरा सवाल था कि संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार, जो कि मौलिक अधिकारों का ही एक भाग है, में काट छांट कर सकती है। तो इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती है कि अधिकारों की कटौती हो जाए। अब हमें जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर संसद उनमें कटौती करना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती है, न्यायपालिका ने कहा। अब तीसरा सवाल था कि संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। भारत में क्या है, एक मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं जो कि ऐसे अधिकार हैं जिनको जनता या लोग न्यायपालिका से लागू नहीं करवा सकते हैं, बल्कि जो सरकारें हैं, जो शासक है, वह अपनी नीतियों को बनाते वक्त इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर इनको लागू करने का प्रयास करेगा। तो सरकार ने कहा कि भाई अब तो हम लागू कर रहे हैं इन नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो जिसके लिए अगर हमें इनको लागू करने के लिए अगर हमें मौलिक अधिकारों में कटौती करनी पड़े तो यह कहाँ से गलत है? जैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा गया है कि सरकार या शासन राज्य जो है आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगा। तो आर्थिक समानता नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। तो अगर सरकार कहती है कि जो विशेष संपत्ति रखने का अधिकार है वह होगा, मौलिक अधिकार है, और हम उस मौलिक अधिकार को ख़त्म करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करवाना है, हमें सामाजिक आर्थिक समानता लानी है। तो फिर न्यायपालिका ने क्या कहा? न्यायपालिका ने कहा कि इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा बदलाव नहीं कर सकते आप। तो इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच क्या है, संबंधों में फिर तनाव उत्पन्न होने लगा। तो हमको याद है कि इस संकट की परिणति केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई थी। जो इस तरह की जो निर्णय था तो वह केशवानंद भारती के मुकदमे में सरकार न्यायपालिका ने दिया। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। हमारा संविधान संशोधन करने का प्रावधान तो करता है, लेकिन जो उसकी व्याख्या है वह सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो उसकी व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह संशोधन मूल सिद्धांत और संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं है। तो मूल ढांचा जो है वह संविधान में कहीं व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन मूल ढांचा जो अदालत है, न्यायालय है, वह मानकर चलता है कि इसके मौलिक अधिकार इसके नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं, जिनमें क्या है, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। दो और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में जो तनाव था उसको बढ़ावा दिया। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया।
अब यह इत्तेफाक ही था कि 1973 में जैसे ही केशवानंद मुकदमे में अदालत ने फैसला सुना दिया कि सरकार क्या है संवैधानिक ढांचे और मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है संशोधनों के माध्यम से, तो उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका कार्यकाल पूरा हुआ और जो मुख्य न्यायाधीश का पद था वह खाली हो चला। अब सरकार ने क्या हुआ, इस पद को भरने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की जो परंपरा थी, जो परिपाटी थी कि अगर न्यायपालिका का जो सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस हैं उनका पद खाली होता है तो उनके बाद जो सबसे शीर्ष और सबसे वरिष्ठ वकील होंगे, जो जज होंगे, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाएंगे। लेकिन इस तरह की परंपरा को ताक पर रखते हुए, इसको नज़रअंदाज करते हुए सरकार ने क्या हुआ, 3 मुख्य न्यायाधीशों को छोड़ते हुए, वरिष्ठ न्यायाधीशों को अनदेखा करते हुए एक अन्य न्यायाधीश जो है A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। यह निर्णय क्या है, राजनीतिक रूप से भी बहुत विवादास्पद बन गया, और क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। अब जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वे इस ऐसी प्रतिबद्धता और न्यायपालिका का नौकरशाही की ज़रूरत के बारे में बातें करने लगे, और जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे। अब जो लोग तो सरकार के पक्षधर थे वो चाहते थे कि जो ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जो कि विधायिका और कार्यपालिका के सोच में क्या है समानता रखे। अब ऐसा नहीं कि विधायिका यानी सरकार जो कुछ और करना चाहती है और जो न्यायपालिका यानी कि अदालत है वह कुछ और ही निर्णय दे, तो ऐसे में काम कैसे हो सकता है, ऐसे में विरोध उत्पन्न होगा। तो इस विरोध को कम करने के लिए सरकार द्वारा चुने गए मनपसंद न्यायाधीश को सरकारी जो पक्षधर थे उन्होंने इसको सही ठहराया। तो अब जो न्यायपालिका और कार्यपालिका में एक जो संघर्ष की स्थिति थी यह सबसे अपनी चरम बिंदु पर कब पहुंची, यानी कि सबसे इसका एक्सट्रीम पॉइंट कब आया, तो वह तब आया जब उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उसने इंदिरा गांधी के चुने जाने को ही अवैध घोषित कर दिया। यानी कि जो इंदिरा गांधी का चुनाव था, इनको वोटिंग हुई थी, इनको वोट मिले थे, उसे फर्जी साबित कर दिया। आइए देखते हैं इसको और विस्तार से। आपातकाल की घोषणा कैसे हुई और कब हुई, और क्या कारण थे जब इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया कि अब आपातकाल लगाया ही जाना चाहिए। तो 12 जून 1975 के दिन क्या हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगन मोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुना दिया, और इस फैसले में उन्होंने कहा कि लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अब असंवैधानिक करार दिया जाता है। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा न्यायमूर्ति ने फैसला समाजवादी नेता राजनारायणन द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। तो 1971 के चुनाव में विपक्ष के जो नेतृत्व कर रहे थे वह राजनारायणन कर रहे थे, और उन्होंने फिर याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी चुनकर आई हैं वह असंवैधानिक रूप से चुनकर आई हैं। तो यह याचिका उनकी सही साबित हुई और उस पर निर्णय आया कि इंदिरा गांधी को बर्खास्त किया जाता है इस चुनाव से, ठीक है, जिसके लिए अब वह क्या है प्रधानमंत्री नहीं बनी रह सकती हैं, और 6 महीने के अंदर उनको नया चुनाव करवाना पड़ेगा। तो याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी क्या है कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था, यानी सरकारी जो तंत्र है उसका उन्होंने उपयोग कर चुनाव जीता है। तो उच्च न्यायालय ने इस फैसले का जो मतलब यह था कि कानून अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रह सकती थी। जो अगर ऐसा कुछ निर्णय आता है तो उसका मतलब यह था कि इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रह गई, अब सांसद नहीं रह गई तो वह प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकती थी। तो अब अगले 6 महीने के अंदर यह अवधि थी जो उसमें उन्हें दोबारा चुनाव करना पड़ता था और चुनकर आना था। तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती थी, और 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, अब सर्वोच्च न्यायालय में तो
इंदिरा गांधी के मनपसंद के चुने हुए न्यायाधीश बैठे थे, अब वो इनके पक्ष में चुनाव वो आदेश देंगे। 24 जून को फिर क्या हुआ कि 1975 को सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के इस फैसले को क्या है पलट दिया, उसको गलत साबित कर दिया, उसको उसके विरुद्ध अपना एक नया आदेश जारी कर दिया। जब तक फैसले को लेकर की गई अपील सुनवाई नहीं होती, यानी कि अब एक तरफ तो अदालत ने फैसला दे दिया, लेकिन इंदिरा गांधी के कुछ अधिकार हैं, यानी कि वह अपील कर सकती हैं अदालत के इस फैसले के खिलाफ। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक इंदिरा गांधी इस मामले पर अपील नहीं करती हैं और उस अपील की सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक इंदिरा गांधी क्या है सांसद जो हैं तो बनी रहेंगी, लेकिन वह लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेंगी। तो इस तरह का कुछ पलटा हुआ निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। तो आइए अब देखते हैं कि संकट और सरकार का फैसला। तो एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के लिए इस्तीफे के लिए दबाव डाला। अब विपक्ष के पास एक मुद्दा आ गया था कि इंदिरा गांधी तो फर्जी रूप से चुनकर आई हैं। विपक्ष ने अपने आंदोलन को और जोर शोर से चलाना शुरू कर दिया। अब 25 जून 1975 को दिल्ली में रामलीला मैदान में क्या हुआ, एक विशाल प्रदर्शन बुलाया गया और इस प्रदर्शन में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी। अब जेपी ने कहा कि सेना, पुलिस और अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं वह सभी क्या हैं सरकार के जो अनैतिक और असंवैधानिक जो आदेश हैं उनका पालन न करें। इससे भी सरकार कामकाज और सरकारी कामकाज में को ठप हो जाने की जो अंदेशा है वह जताया जाने लगा और देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो चला था। तो सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनज़र जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। अब सरकार इन सभी घोषणाओं, इन घटनाओं से क्या है डर गई। उसे लगा कि अब तो स्थिति कंट्रोल से बाहर है, नियंत्रण से बाहर है। अब जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई अपील, अगर पुलिस, सेना, अधिकारी हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हम सरकार कैसे चला पाएंगे। तो इसको नियंत्रण में रखने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने फिर क्या हुआ, 25 जून की रात 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी और इसको नाम दिया कि गड़बड़ी की आशंका है देश के अंदर। और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 जो कि प्रावधान करता है आपातकाल लगाए जाने को लेकर, इसको लागू कर दिया। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। तो सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी है। तो तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना जो था वह सरकार के अनुसार सही था, लेकिन सरकार की शक्तियों के दायरे में था। लेकिन यह गड़बड़ी क्या वाकई एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी या सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन था? इस आंदोलन को सरकार और भी तरीकों से नियंत्रण पा सकती थी, लेकिन सरकार ने इसको आपातकाल लागू कर नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ आइए देखते हैं। तो आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा जो है व्यवहारिक रूप पर निष्प्रभावी हो जाता है। यानी जो राज्यों के पास शक्तियां होती हैं, अन्य किसी के पास भी शक्तियां हैं, वह शक्तियां सारी क्या है केंद्र के पास केवल और केवल निहित हो जाती हैं। उसके पास सब शक्तियां हो जाती हैं, उसके अंडर आ जाती हैं और सारी शक्तियां क्या हैं केंद्र के पास चली जाती हैं। और दूसरी सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा सकती है। यह भी प्रावधान करता है संविधान आपातकाल की स्थिति में, अथवा उसमें कटौती भी कर सकती है। अब संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहाँ एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते हैं। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं।
अब संवैधानिक नज़रिए से अगर हम देखें तो आपातकाल तब लगाया जाता है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाया ना जा सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने में बाधा उत्पन्न हो और उसके कामकाज को चलाने के लिए सरकार चला ना पा रही हो सही तरीके से, तब यह आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार एकमात्र रैलियों और आंदोलनों से डरकर आपातकाल लगा देती है। तो इस बात पर बहस छिड़ी कि क्या यह आपातकाल लगाया जाना चाहिए या नहीं। फिर क्या हुआ, 25 जून 1975 की हम देखते हैं, आधी रात को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फर्रुखद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति ने तुरंत चक के क्या हुआ, आपातकाल की घोषणा कर दी। और आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। बिजली विभाग से कह दिया गया कि इन अखबारों की जो है बिजली काट दो ताकि यह कुछ छाप ना सके सरकार के खिलाफ। अब तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर क्या हुआ, विपक्षी दलों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही सुबह हुई तो बड़े बड़े नेता जो आंदोलन कर रहे थे उनको सबको पकड़कर जेल में ठूस दिया गया और बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में अब मंत्रिमंडल को बताया गया कि भाई हमने आपातकाल लगा दिया है। यानी इंदिरा गांधी के जो साथ में मंत्रिमंडल था, इंदिरा गांधी के खुद के जो मंत्री थे, उनके सहयोगी थे, उनको भी पता नहीं था कि भाई आपातकाल लगाया गया है या आपातकाल लगाया जाएगा। उनको सुबह बताया गया। तो अब इसके परिणाम क्या हुए, यानी कि क्या परिणाम निकलकर सामने आए आपातकाल लगाए जाने के बाद। तो हम देखते हैं कि सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बारगी रुक गया। हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। अब क्या हुआ कि विभिन्न तरह के आंदोलनों को रोक दिया गया, एकदम सन्नाटा छा गया और सब कुछ शांत माहौल हो गया। जो भी नेता थे, विपक्षी नेता थे, उनको जेल में ठूस दिया गया। प्रेस को छापने से रोक दिया गया, कुछ भी उस पर सेंसरशिप व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी कि अब कुछ भी छापने से पहले जो प्रेस है, अखबार हैं, उनको सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती। आप किसी भी तरह की सांप्रदायिक यानी धार्मिक गड़बड़ी ना हो, हिंसा ना हो, उसको देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो RSS है, हिंदू संगठन, उस पर और जमात-ए-इस्लामी पर भी प्रतिबंध, जो मुस्लिम संगठन है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। अब इस आपातकाल की स्थिति में किसी भी तरह की धरना प्रदर्शन, हड़ताल की अनुमति नहीं दी गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार जो है निष्प्रभावी हो गए। यानी कि जो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, धार्मिक पालन और प्रचार प्रसार और शिक्षा की स्वतंत्रता है, इन सभी को क्या है, निष्प्रभावी यानी कि निरस्त कर दिया गया। नागरिकों के पास क्या है, संविधान के तहत दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं और उन अधिकारों की क्या है, कोई भी उनको लागू नहीं करवाया जा सकता था इन आपातकाल की स्थितियों में, जिसकी वजह से जो छठा मौलिक अधिकार है जो यह प्रावधान करता था कि इन मौलिक अधिकारों को लागू ना करवाए जाने की स्थिति में जनता क्या है, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। जब मौलिक अधिकार पूरे के पूरे लागू नहीं हो रहे हैं तो छठा प्रावधान कैसे लागू होगा, जिस वजह से जनता अब अदालतों के पास भी नहीं जा सकती थी इन अधिकारों को लागू करवाए जाने को लेकर। तो सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अब सरकार ने एक जो कानून है निवारक नज़रबंदी, इसका खूब बढ़ चढ़कर जो उपयोग और इस्तेमाल किया। इस कानून में जो प्रावधान किया जाता है वह क्या होता है कि लोगों की गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जाती है कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि अपराध करने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस बात को देखते हुए कि कोई अपराध कर सकते हैं, वे कोई अपराध कर सकते हैं, इसको देखते हुए उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, ना कि अपराध करने के बाद। तो सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। अब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानून है गिरफ्तार व्यक्तियों के हक में, उसका भी अब क्या है,
सहारा नहीं लिया जा सकता था। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष से किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई ज़रूरी नहीं है। यानी कि हम जिसको गिरफ्तार करेंगे हम उसकी गिरफ्तारी का क्या कारण है वह नहीं बताएंगे, बल्कि बस हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद क्या है कि अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि अपनी गिरफ्तारी के वजह को जानने के लिए याचिका दायर कर सकता है। लेकिन 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने क्या हुआ, इस निर्णय को भी पलट दिया और कहा कि न्यायालयों के फैसले को पलटते हुए कहा कि सरकार की दलील मान ली गई और इस आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक के जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले कि नागरिकों के अदालत में दरवाजे बंद कर दिए। यानी कि अब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून के तहत कोई कैदी जो है अपने कैद होने की वजह जान सकता था, अपने गिरफ्तारी के कारण को जान सकता था, उस वजह जानने के अधिकार को भी छीन लिया गया। तो यह इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे विवादास्पद फैसले के रूप में भी जाना जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय में कौन बैठा है? इंदिरा गांधी के मनपसंद का जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह इंदिरा गांधी के मनपसंद के हैं, चुने हुए न्यायाधीश हैं, तो फैसले वह इंदिरा गांधी के पक्ष में ही देंगे। इसलिए न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो बहुत विवादित फैसले दे रहा था इस समय। तो आपातकाल की मुखालफत या प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली लहर में जो राजनीति कार्यकर्ता गिरफ्तार से बच गए, अब जो लोग तो गिरफ्तारियों से बच गए वह क्या हुए, भूमिगत हो गए, यानी कि वह घरों में छुप गए, ठीक है, सरकार की नज़रों से बच गए। और उन्होंने क्या हुआ, सरकार के खिलाफ चुपके चुपके मुहिम चलाना शुरू कर दिया। और बहुत से अखबार थे जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध खुलकर किया, और जिन समाचारों को छपने से रोका जाता था उनकी जगह यह अखबार खाली छोड़ देते थे। अब अखबारों ने विरोध का क्या तरीका निकाला कि जिन खबरों को जो सरकार छापने की मंजूरी नहीं देती थी, उन खबरों के हेडलाइन के साथ उन खबरों के लिए रिक्त स्थान जो है छोड़ दिया जाता था। सेमिनार और मेन स्ट्रीट जैसे जो अखबार पत्रिकाएं थीं, उन्होंने क्या है, सेंसरशिप की शर्तों को मानने के बजाय उन्होंने अपने आप को बंद करना सही समझा। जो सेंसरशिप थी वह क्या हुआ, गुपचुप तरीके से बहुत से ऐसे अखबार थे, न्यूज़ लेटर्स या छोटी छोटी पत्रिकाएं जो हैं वह छापा करते थे, मतलब अखबार ना छापकर छोटी छोटी पत्रिकाएं छापने लगे। और बहुत से जो विद्वान थे, जैसे कि जो सम्मानित व्यक्ति थे, पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक जो शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जैसे महान लोगों ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी जो पदवियां हैं उन्हें लौटा दिया। बहरहाल मुखालफत और प्रतिरोध के इतने संकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए। अब जो सरकार के खिलाफ विरोध का स्वरूप था, आपातकाल के विरोध करने की जो ताकत थी, वह कुछ ही लोगों ने हिम्मत दिखा पाई, अन्य चुप मारकर बैठ ही गए। हम देखते हैं कि संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। अब जो इस आपातकाल की स्थिति का फ़ायदा उठाकर सरकार ने क्या किया कि जिस भी तरह के प्रावधान सरकार करना चाहती थी, जो भी योजनाएं लागू करना चाहती थी, जो भी नीतियां लागू करना चाहती थी और जिस तरह के बदलाव संविधान में करना चाहती थी, उसने इस आपातकाल का फैसला फ़ायदा उठाकर यह सब काम कर डाले। सरकार ने क्या हुआ, संविधान में संशोधन कर दिया कि अब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो इसका पद है, इस पर चुने गए प्रतिनिधि जो है उसके खिलाफ किसी भी तरह का निर्वाचन अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उनके चुने जाने को लेकर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
आपातकाल के दौरान ही संविधान में 42वां संशोधन किया गया, जो कि एक पूरा का पूरा संविधान का ढांचा बदलने का प्रयास था, जिसमें क्या हुआ कि संविधान में विधायी का जो कार्यकाल था, यानी कि कार्यकाल था विधायिका का, यानी कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है 5 से 6 साल तक कर दिया गया। और यह प्रावधान केवल और केवल आपातकाल तक ही नहीं था, बल्कि आने वाले हमेशा के लिए था। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1971 में हुए चुनाव, जो कि 1976 में 5 साल पूरे होने थे, अब 1978 में यह चुनाव करवाए जाने थे। तो कुछ इस तरह के जो प्रावधान है, बदलाव हैं, उसने किए। अब आपातकाल के संदर्भ में क्या विवाद उत्पन्न हुए और इसके आगे जो भी विषय हैं उनकी चर्चा हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और बने रहिए मेरे चैनल राज ज्ञान दृष्टि के साथ। हम जल्द आते हैं अपने इस अध्याय के पार्ट 2 दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।